गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट सेकेंड पार्ट फर्स्ट में फैराडे के नियम, गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल का रूपांतरण, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम आगे चलते हैं इससे आगे। सबसे पहले चालकता का मापन, चालकता का मापन, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। क्या होता है, किसी भी विलयन की जो चालकता होती है वो उसके प्रतिरोध का उल्टा होती है। हम ये बात कल बता दी थी। प्रतिरोध का उल्टा ही चालकता या कंडक्टिविटी कहलाती है। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज एक उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी भी विलयन की चालकता, पहले उसका प्रतिरोध निकाला जाता है, फिर उसकी चालकता निकाली जाती है। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज विधि है। व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का उपयोग किया जाता है। क्या होता है इसमें स्टूडेंट, 4 प्रतिरोध तार होते हैं जो एक चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित होते हैं इस प्रकार से। और इनके मध्य में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ जो है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 प्रतिरोध है और ये R4 है। एक चतुर्भुज के समान व्यवस्था में ये 4 प्रतिरोध तार व्यवस्थित हैं। और इसे AC सोर्स प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। 1000 से 3000 हर्ट्ज पर सेकंड होता है जिसका मान, ठीक है। और इसको जो है आगे जाके प्लेटिनम ब्लैक से लेपित वायर से जोड़ दिया जाता है प्रतिरोध R2 को। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये चालकता सेल है। ये इसमें यहाँ विलयन भरा हुआ है। ठीक है, और इसे थर्मोस्टेट में रखा गया है। और ये प्लेटिनम ब्लैक है, जो सरंध्र सूक्ष्म रंध्र युक्त प्लेटिनम होता है उसे कहते हैं प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक, ये प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम वायर, ठीक है। और इसमें ये कंडक्टिविटी सेल है, चालकता सेल, चालकता सेल। इस विलयन का हमें प्रतिरोध निकालना है जो R2 है। ये कंडक्टिविटी सेल है, इस विलयन का हमें प्रतिरोध निकालना है जो R2 है। प्रतिरोध का मान निकालने के बाद उसका उल्टा कर देंगे तो चालकता का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, शून्य विक्षेप की स्थिति, जब पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो शून्य विक्षेप की स्थिति होने पर, यानी कि जब गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेपक है वो बिल्कुल सीधा हो, तो ये सिद्ध होगा कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। तो शून्य विक्षेप की स्थिति आने पर या संतुलन बिंदु स्थापित होने पर, जब धारा का प्रवाह शून्य हो, तो उस कंडीशन में R1/R2 बराबर R3/R4 होगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात है, ये ज्ञात है, ये ज्ञात है, इसका मान निकालना है। ये विलयन का प्रतिरोध है, ठीक है। हमें R2 का मान निकालना है, तो क्रॉस कैलकुलेशन करो। R2 गुणा में R3 बराबर R1 गुणा में R4। तो R2 निकालना है तो R2 बराबर R1 गुणा में R4 बराबर बटे में R3, ये आ जाएगा। इसके ये हमें मान ज्ञात हैं, R1, R3, R4 के मान ज्ञात हैं। अब हमें R2 का मान प्राप्त हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे, 1/R2 जो होगा वो चालकता के बराबर हो जाएगा, तो इस विलयन की चालकता आ जाएगी। इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो इस विलयन की कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस आ जाएगी।
हम जानते हैं कि जो कैपा होता है यानी विशिष्ट चालकता जो होती है, विशिष्ट चालकता ये होती है सेल स्थिरांक x बटे प्रतिरोध के अनुपात के बराबर। विशिष्ट चालकता सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, और सेल स्थिरांक होता है L/A, यानी चालकता सेल की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। सेल स्थिरांक x से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो कैपा आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि r का मान तो ज्ञात है। कैपा बराबर सेल स्थिरांक आ जाएगा L/A से। फिर उसके बाद हम लैम्डा m निकाल लेंगे। मोलर चालकता का मान होता है कैपा गुणा में 1000 बटे c, ये हम फॉर्मूला कल बता चुके हैं। कैपा आ गया, इससे सेल स्थिरांक बटे r, प्रतिरोध हमने निकाल लिया। सेल स्थिरांक कैसे आएगा? L/A, लंबाई बटे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कैपा और मोलर चालकता कैपा गुणा 1000 बटे c, इस फॉर्मूले से हम मोलर चालकता का मान निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से हम चालकता का परिकलन करेंगे, मोलर चालकता का परिकलन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट। क्या होता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जैसे ये धातु की छड़ है, तो जब इसके लवण के विलयन में किसी धातु की छड़ को डुबोया जाता है तो आवेश के पृथक्करण के कारण जो विभव उत्पन्न होता है धातु की छड़ और उसके विलयन के बीच में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और उसके विलयन के बीच में जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और एक होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण को पढ़ेंगे। क्या होता है, जैसे जिंक की छड़ है और इसे जिंक सल्फेट के 1m सॉल्यूशन में डिप किया तो यहाँ क्या होगा, जिंक के परमाणु नीचे आएंगे, अपने दो इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर ही छोड़कर Zn पॉजिटिव के रूप में सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज इस छड़ पर रह जाएगा, ठीक है। तो ये छड़ ऋणावेशित हो गई और ये विलयन धनावेशित हो गया। तो धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण होता है तो इसके चारों तरफ प्लस का चार्ज इकट्ठा हो जाएगा इस छड़ के चारों तरफ, जिसके कारण चार्ज का सेपरेशन हो गया, चार्ज का पृथक्करण हो गया। और चार्ज का पृथक्करण होने के बाद इस धातु की छड़ और इसके विलयन के बीच में जो विभव उत्पन्न होगा उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट। ऑक्सीकरण होने पर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि यहाँ जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn पॉजिटिव के रूप में विलयन में आ रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन छड़ पर रह रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होने पर धातु की छड़ और उसके विलयन के बीच में जो विभव उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अपचयन में क्या होगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में कि जैसे धातु की, जैसे कॉपर है, कॉपर की छड़ है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या होगा, अपचयन होगा, यानी कि इस विलयन में से Cu पॉजिटिव आयन इस छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, Cu+2 आयन विलयन से इस छड़ पर जाएंगे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इस पर आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस आ रहा था क्योंकि ये दे रहा था। अब यहाँ ये छड़ जो है ये Cu+2 इस छड़ से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो छड़ देगी तो इस पर आ जाएगा छड़ पर प्लस का चार्ज, और जो है सल्फेट रह गया सॉल्यूशन में, क्योंकि Cu+2 तो इससे लेने चले गए थे। तो छड़ दे रही है तो प्लस आ गया छड़ पर, और सल्फेट रह गया सारे, क्योंकि ये विलयन बनाया है Cu+2 और SO4-2 से, तो Cu+2 तो सारे इसके पास चले गए 2 इलेक्ट्रॉन लेने, रह गया कौन, सल्फेट।
तो विलयन में रह गए माइनस चार्ज पार्टिकल और क्षण पर आ गया प्लस, चार्ज का सेपरेशन हो गया, आवेश का पृथक्करण हो गया। तो प्लस तो है, इसके चारों तरफ माइनस और एकत्रित हो जाएगा, जिसके कारण एक विभव उत्पन्न होगा जिसे कहते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम अब आगे आता है कि इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे करते हैं या परिकलन कैसे करते हैं। स्टूडेंट, एक विभव मापी विधि होती है कि किसी भी ज्ञात सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात है उसके सापेक्ष, विद्युत वाहक बल क्या होता है? वह बल होता है जो किसी आवेश वाहक को गति करने के लिए प्रेरित करता है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। वह बल जो किसी आवेश वाहक को गति करने के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को गति करने के लिए प्रेरित करे, उसे विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ज्ञात सेल के सापेक्ष अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी से ज्ञात किया जाता है। कैसे निकालते हैं? विभव मापी से इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण या विद्युत वाहक बल का निर्धारण, इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण ठीक है। क्या होगा इसमें? देखो, जैसे ये है, एक बैटरी है, ये कुंजी है और ये धारा नियंत्रक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये विभवमापी AB है। एक हमने सेल लगा दिया ज्ञात जिसका विभव विद्युत वाहक बल ज्ञात है, और एक दूसरा लगा दिया अज्ञात सेल जिसका विद्युत वाहक बल, इसे E1 मान लेते हैं और इसे E2 मान लेते हैं। ये अज्ञात सेल है और ये ज्ञात सेल है। ठीक है, ये X है, ये द्विमार्गी कुंजी Y है और ये Z है, और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और ये सर्पी कुंजी है, सर्पी कुंजी। ठीक है, बाई डायरेक्शनल स्विच, बाई डायरेक्शनल स्विच। जब हम क्या करते हैं, ये ज्ञात सेल है, इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात है, और ये अज्ञात सेल है, इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात नहीं है, ये D है, और इसको इस पर घुमाते रहते हैं, जॉकी को इसके ऊपर विभवमापी पर घुमाते रहते हैं, और ये D डैश है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब X और Y प्रतिरोध बॉक्स के बीच में प्रतिरोध लगाते हैं तो ये ज्ञात सेल इस विभवमापी से कनेक्ट हो जाता है। ये धारा नियंत्रक है, इसे धारा का कंट्रोल करते हैं, कम या ज़्यादा करना होता है उस हिसाब से। जब आप X और Y प्रतिरोध बॉक्स के बीच में प्रतिरोध लगाते हो तो ज्ञात सेल विभवमापी से जुड़ जाता है, और X और Y से हटाकर Y और Z के बीच में लगाते हैं प्रतिरोध को तो ये अज्ञात सेल विभवमापी से जुड़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, पहली कंडीशन में जब हम X और Y के बीच में प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध लगाएंगे, ये प्रैक्टिकल है फिजिक्स में, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि जब X और Y के बीच में प्रतिरोध लगाते हैं तो ये कनेक्ट हो गया ज्ञात सेल, किससे? विभवमापी से। तो उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल जो है वो AD लंबाई के समानुपाती होगा, और AD क्या है? AD बराबर है L1। मान ला ये वाली जो डिस्टेंस है ये 100 सेंटीमीटर का होता है, AB बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। तो AD जो है ये L1 मान लेते हैं, और E1 जो है ये समानुपाती होता है लंबाई के, और ये यहाँ पर X L1 प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो X क्या है? विभव प्रवणता है। X क्या है? विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, यानी कि एकांक लंबाई पर विभव के मान में जितना पतन होता है, जितना ह्रास होता है, उसे विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, एकांक लंबाई पर विभव के मान में जितना पतन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा, हम X निकालेंगे तो X बराबर हो जाएगा E1 बटे L1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, X और Y के बीच में प्रतिरोध को निकाल देंगे और Y और Z के बीच में प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध लगाएंगे
तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा विभवमापी से, अज्ञात सेल कनेक्ट हो जाएगा विभवमापी से। तो उस कंडीशन में अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल प्रोपोर्शनल होगा। अब ये होगा AD डैश लंबाई के, और AD डैश लंबाई जो है ये है L2 के बराबर। तो E2 बराबर प्रोपोर्शनल का साइन वही x L2, ठीक है, और x का मान हम यहाँ से रख ही देंगे। तो E2 बराबर x का मान है, ऊपर से रख दिया x का मान E1 बटे में L1 और गुणा में L2। हमें L1 का मान ज्ञात है, L2 का मान ज्ञात है, ये ज्ञात है। यहाँ पर फिक्स अंश लिखे हुए हैं, नोट कर लेंगे रीडिंग को, कितनी लंबाई पर क्या आया है, ठीक है। यहाँ पर कितना वो जो है कि गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो शून्य कब आया तो पता पड़ जाएगा। गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप जैसे ही शून्य पर आएगा तो वो लंबाई संतुलन बिंदु की लंबाई नोट कर लेंगे। कभी वो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप यूं जाता है, कभी यूं जाता है। जब वो सीधा खड़ा होगा, जीरो पर होगा, तो संतुलन बिंदु की लंबाई नोट कर लेंगे। जैसे वो AD है और दूसरी कंडीशन में AD डैश पर आ गई तो वो फिक्स है, वो मापन हो जाएगा, रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। E2 ज्ञात करना है। E2 इस प्रकार से हमें अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल E1 भी ज्ञात है, L2 ज्ञात है, L1 ज्ञात है। इस प्रकार से अज्ञात सेल का हमें विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये तो था विभवमापी से विद्युत वाहक बल का निर्धारण या इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण। उसके बाद करते हैं, अगर एकल इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करना है केवल एक सेल का, ये तो हम दो सेल लगाते हैं, एक ज्ञात होता है दूसरा ज्ञात होता है, लेकिन हमें केवल एक सेल लगाना है। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने की या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की कोई विधि नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करने की कोई विधि नहीं है। इसे अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। और इसके लिए एक संदर्भ इलेक्ट्रोड लिया जाता है, क्योंकि एकल इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है हमें। दो लिए थे इसमें, तो एक ज्ञात एक अज्ञात, अब एकल लेना है केवल एक। तो एकल इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो उसका कोई प्रत्यक्ष विधि नहीं है, अप्रत्यक्ष विधि होती है। जैसे संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, संदर्भ सेल लिया जाता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड लिया जाता है, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका विद्युत वाहक बल या तो ज्ञात हो या शून्य हो, उसे संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड। जैसे कि संदर्भ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, संदर्भ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। और इसके सापेक्ष अज्ञात एकल इलेक्ट्रोड विभव का, एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इसके सापेक्ष। और इसका जो विद्युत वाहक बल होता है या जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो शून्य होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो शून्य होता है। तो ज्ञात हो या फिर शून्य हो, तो इसके सापेक्ष हम दूसरे का वही विभवमापी में इसको निकाल देंगे और जिसका ज्ञात करना है उसको निकाल देंगे, तो हमें इसके सापेक्ष दूसरे का ज्ञात हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है SHE, इसमें एक कांच की नली होती है और उसमें प्लेटिनम का एक वायर होता है जो कि कांच की नली में सील होता है। और प्लेटिनम का वायर जो होता है वो पॉजिटिव का भी काम कर सकता है, नेगेटिव का भी काम कर सकता है, कैथोड के रूप में भी काम कर सकता है और एनोड के रूप में भी काम कर सकता है। और इसे प्लेटिनम वायर को, ये कांच की नली है, प्लेटिनम वायर है ये, और प्लेटिनम वायर को एक प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेट से जोड़ दिया जाता है। और ये जो है इसमें HCl का 1m सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन HCl का 1m सॉल्यूशन होता है, उसमें डुबा दिया जाता है। ये प्लेटिनम ब्लैक से लेपित, प्लेटिनम ब्लैक का मतलब होता है सूक्ष्म रंध्र युक्त प्लेटिनम, सूक्ष्म रंध्र जिसमें छिद्र हो ऐसा प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस का प्रवाह किया जाता है एट 1 atm, 1 atm पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। इसे कहते हैं SHE। और ये एनोड का भी काम करता है और कैथोड का। एनोड का काम कौन करेगा? जिस पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा ऐसा इलेक्ट्रोड एनोड होगा। और कैथोड
ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर हमेशा अपचयन हो उसे कैथोड कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर कैसे हम इसके सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो दो कंडीशन है, ये एनोड का भी काम कर सकता है और कैथोड का भी काम कर सकता है। पहली कंडीशन कि जब SHE के सापेक्ष, जब SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो, SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड पर क्या हो, अपचयन हो, तो जहां अपचयन होगा वो कैथोड का काम करेगा और ये SHE उस समय एनोड का काम करेगा। अगर SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो तो सेल विभव का मान धनात्मक होगा, सेल विभव का मान पॉजिटिव होगा। अगर SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है तो SHE का जो सेल विभव है, दोनों सेलों के विभव का अंतर, उसे सेल विभव कहते हैं, उसका मान पॉजिटिव होगा। और सेल विभव को हमेशा इस सूत्र से निकाला जाता है, सेल विभव बराबर E राइट माइनस में E लेफ्ट, E राइट माइनस E लेफ्ट, और राइट में हमेशा कैथोड होता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल विभव दोनों अर्ध सेलों का के इलेक्ट्रोड विभव का या विभवों का अंतर होता है सेल विभव। इसे हम लिख सकते हैं E कैथोड, क्योंकि राइट में हमेशा कैथोड होता है और लेफ्ट में हमेशा एनोड होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। तो हमने ये कहा कि SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है तो अपचयन जिस पर होगा वो कैथोड होगा, और SHE पर जहां दूसरे पर अपचयन हो रहा है तो SHE पर ऑक्सीकरण होगा तो SHE उस समय एनोड का काम करेगा, SHE एनोड का काम करेगा, और अज्ञात इलेक्ट्रोड जहां अपचयन हो रहा है वो कैथोड का काम करेगा। तो हम इसका मान निकाल लेंगे, कैथोड कौन होगा उस कंडीशन में, अज्ञात। जैसे मान लो कॉपर लगा दिया हमने, तो कॉपर +2 से +Cu में कन्वर्ट हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और एनोड करेगा SHE का काम, ESHE, और इसका इलेक्ट्रोड विभव हमेशा शून्य होता है। और उस दोनों को जोड़ेंगे, विभवापी से निकालेंगे तो इसका मान आता है 0.34 वोल्ट। ये विभवापी से निकालेंगे हम मान, विभवापी से निकालेंगे तो प्लस में आएगा ये वैल्यू Cu, क्योंकि ये कैथोड होगा, क्योंकि अज्ञात इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है और इसका मान शून्य होता है, हमेशा इसका मान SHE का मान शून्य होता है, ज्ञात है ये, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से अज्ञात इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन हो रहा है उसका इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात हो गया, 0.34 प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। कब, जब SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड अपचयन हो तो अज्ञात इलेक्ट्रोड को हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम कैथोड मानेंगे, अपचयन कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, और SHE को एनोड मानेंगे। SHE का इलेक्ट्रोड 0 है और उसका होगा अपचयन। इस प्रकार से हम विभवापी से ज्ञात करेंगे तो 0.34 प्राप्त होगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसी दूसरी कंडीशन है, जब SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो, अज्ञात इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो SHE के सापेक्ष, तो जिस पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड का काम करेगा, हमेशा एनोड पर ही ऑक्सीकरण होता है, याद रखना। और अब SHE काम करेगा कैथोड का, क्योंकि जिस पर ऑक्सीकरण होगा तो वो एनोड का काम करेगा ही करेगा। इस कंडीशन में SHE करेगा कैथोड का। तो वही सूत्र है, सेल विभव दोनों सेलों के विभवों का अंतर, सेल विभव राइट माइनस लेफ्ट, राइट में होता है हमेशा कैथोड, लेफ्ट में हमेशा एनोड होता है। कैथोड अब कौन होगा, कैथोड होगा अज्ञात वाला, अज्ञात ना, कैथोड अब होगा SHE, ESHE, और जैसे यहाँ जिंक मान लेते हैं E, और जिंक पर हो रहा है ऑक्सीकरण, ठीक है, E सेल, और SHE का मान 0 है और E हमें ये ज्ञात करना है। इस कंडीशन में क्योंकि ये एनोड होगा, कैथोड में से एनोड घटाएंगे, SHE का 0 होता है, हम जानते हैं 0 होता है इसका इलेक्ट्रोड विभव, तो इस कंडीशन में ये आता है विभवापी से ज्ञात करने पर 0.76, तो ये आ जाएगा E जिंक +2, और जिंक माइनस में आ रहा है
तो ये माइनस वैल्यू इसको प्राप्त हो जाएगी 0.76 या -0.76। तो जब SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो तो वो एनोड होगा और SHE कैथोड। उस कंडीशन में तो जो सेल विभव होगा उसका मान नेगेटिव होगा। अगर ऑक्सीजन होता है SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड पर तो सेल विभव का मान हमेशा नेगेटिव होगा, जैसे ये है। और अगर SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है तो सेल विभव का मान जो हमने पहली वाली कंडीशन में पढ़ा था पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है स्टूडेंट, कैसे कनेक्ट करेंगे इसको ये हम बता देते हैं आपको। पहली कंडीशन और दूसरी एक साथ बता देते हैं डायग्राम में कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। जब SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड पर क्या हो, अपचयन हो, तो कैसे कनेक्ट करेंगे इसको। अपचयन हो अज्ञात इलेक्ट्रोड पर तो वो कैथोड का काम करेगा और SHE किसका काम करेगा, SHE किसका काम करेगा, एनोड का। एनोड को हमेशा कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में। तो SHE को लेफ्ट में लिखेंगे जब अपचयन हो अज्ञात इलेक्ट्रोड पर। वही प्लेटिनम ब्लैक है, HCl का सॉल्यूशन है 1m का, और ये वायर है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है 1 ATM पर, या वोल्ट मीटर लगा दिया क्योंकि अब ये एनोड का काम करेगा, क्योंकि अज्ञात इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है इसके सापेक्ष। यहाँ लगा दिया हमने कॉपर वायर, कॉपर छड़। कॉपर की छड़ जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है, कॉपर सल्फेट के 1m सॉल्यूशन में, और इसमें साल्ट ब्रिज और डुबा दिया है। दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखेगी, ये तो चलेगा ही चलेगा। यू आकार की नली को उल्टा करके रख दिया है। इसमें ये साल्ट ब्रिज है, लवण सेतु, लवण सेतु, इसमें KCl भरा हुआ है। ठीक है, ये एनोड है SHE और ये होगा कैथोड, क्योंकि इस पर अपचयन हो रहा है। कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा, ये एनोड होगा SHE। सेल आरेख क्या होगा इसका, ठीक है, सेल आरेख होगा जिस पर एनोड होता है, एनोड को हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं। तो प्लेटिनम H2 कन्वर्ट हो रहा है 2H पॉजिटिव, इस पर हो रहा है ऑक्सीकरण। एनोड अभिक्रिया है, एनोड अभिक्रिया, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया H2 जो है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। एक H एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2H 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो 2H प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि त्याग रहे हैं तो 2H प्लस। ये एनोड अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे ही कैथोड अभिक्रिया, एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन। कैथोड पर क्या होगा, इसके द्वारा त्यागे गए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये Cu+2 इस विलयन से इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने जाएगा। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनोड को हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे, फिर साल्ट ब्रिज को 2 समांतर रेखाओं द्वारा, और फिर यहाँ कैथोड को हमेशा राइट में लिखेंगे। ये अपचयन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रकार से सेल आरेख शो किया है। दूसरी कंडीशन में ये होता है कि जब SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो, तो कैसे व्यवस्थित करेंगे इसको। जब SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो तो उस कंडीशन में जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको तो एनोड मानेंगे अज्ञात को, और SHE को मानेंगे कैथोड, और कैथोड को हमेशा लिखेंगे राइट में, एनोड को लिखेंगे लेफ्ट में। जैसे जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण हुआ था दूसरी कंडीशन में, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और इसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। जिंक सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में 1 मोल घोला गया है, और इसको वही वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया गया है। और यहाँ SHE है यहाँ पर, और वही प्लेटिनम ब्लैक जो कि HCl के 1m सॉल्यूशन में डिप है। HCl का 1m सॉल्यूशन, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है एट 1 ATM। ठीक है, तो ये SHE हो गया।
अब यहाँ पर क्योंकि SH के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा एनोड होगा, इसको हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे। जिंक की छड़ है, जिंक रोड है, और यहाँ पर साल्ट ब्रिज को उल्टा कर देंगे, ये तो लगाएंगे, दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का काम करता है। KCl भरा है, साल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसके द्वारा त्यागे गए ये 2 इलेक्ट्रॉन SH पर आ रहे हैं और धारा अपोजिट बहती है इलेक्ट्रॉन की दिशा से। इलेक्ट्रॉन यहाँ बह रहे हैं एनोड से कैथोड और धारा बहती है कैथोड से एनोड, और इनको लेने कौन जाएगा? 2H+ जो है इन 2 इलेक्ट्रॉनों को जो कि एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं उनको लेने के दी जाएगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेल आरेख को कैसे शो करेंगे? एनोड को लिखेंगे लेफ्ट में जिंक और जिंक +2, ऑक्सीडेशन हो रहा है, साल्ट ब्रिज, ठीक है। अपचयन हो रहा है, 2H+ इलेक्ट्रॉन लेकर H2 में कन्वर्ट हो रहा है और ये प्लेटिनम, ये इसका सेल आरेख है, ठीक है स्टूडेंट। SH के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो अज्ञात इलेक्ट्रॉन एनोड होगा और हमेशा लेफ्ट में लिखा जाएगा, और SH होगा अब कैथोड, तो SH कैथोड का काम भी करता है और एनोड का काम भी करता है, ठीक है स्टूडेंट। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ जो बातें समझाई हैं समझ में आई होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ढूंढो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।